So, very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, हम लोग अपना मैराथन कर रहे थे और मैराथन में हम लोगों ने को पार्ट सी का लास्ट चैप्टर करना था, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर करना. अगर मेरे पास ये चीज पड़ी है और मैंने तुम्हें दे दी, दैट इज नेगोशिएबल. और किस चीज को ट्रांसफर कर रही है, उस चीज को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट. तो एक्ट का नाम कैसे पड़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. मतलब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ और किस चीज को कर रही हूँ उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इंट्रोडक्शन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1881 में आया है. प्रायर टू द इनेक्टमेंट, देखो ये 1881 का है, इसका मतलब ये कौन सा एक्ट है, ब्रिटिश एक्ट है. प्रायर टू द इनेक्टमेंट द प्रोविजन ऑफ सारे इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजन चलते थे. And present act is also extend to is also asked on the English provision with certain modification. ये भी उसी English Act पे आया पर कुछ modification के साथ. It extend to whole of India. देखो, every kind of business transaction को हमें कुछ ना कुछ transaction करने पड़ते हैं, कुछ कैश में और कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स में. It means we do money transaction daily basis पे in different modes of payment. समटाइम वी पे इंस्टेंटली, हैंड टू हैंड पे करना, और समटाइम वी पे आफ्टर सर्टेन इंटरवल. अगर हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें पैसे यूज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या हुंडी. मॉडर्न बिजनेस में यू डू सर्टेन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज नेगोशिएबल? नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल. नेगोशिएबल इन दैट का मतलब होता है ट्रांसफर करना. The negotiation that goes refers to the transfer of an instrument between two persons from one bank to another भी हो सकता है, one country to another भी हो सकता है. अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, जिस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट. इन ब्रॉड सेंस ऑलमोस्ट एनी अग्रीड अपॉन मीडियम ऑफ एक्सचेंज could be considered a negotiable instrument. In day-to-day business banking, a negotiable instrument refers to check हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है और सम काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है. अब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे, जैसे कुछ बेसिक डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्रिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर, किसी के ऑर्डर पे या बियरर. A negotiable instrument may be made payable to two or more pay jointly, or it may be paid in alternative way. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास फ्रीली जाते हैं. द इंस्ट्रूमेंट शुड बी ट्रांसफर फ्रीली. एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी अ नेगोशिएशन अनलेस ट्रू ओनर को ट्रांसफर बाय सिंपल डिलीवरी एंडोर्समेंट. ये कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है टिल मैच्योरिटी. जैसे कि अगर प्रॉमिसरी नोट 3 महीने का बना हुआ है तो कभी भी ट्रांसफर. नो डिफेक्ट इन टाइटल. अगर सामने वाले ने जिसने दिया, अगर उसने डिफेक्ट दिया भी है लेकिन हमने गुड फेथ में एक्सेप्ट किया तो उसके डिफेक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट टू स्यू. अगर सामने वाले बंदे ने आपको गलत चीज दी है तो आप उसके ऊपर केस लगा सकते हो और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो. नोट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी फ्रीली ट्रांसफर टिल मैच्योरिटी. टिल मैच्योरिटी तक ही बार बार ट्रांसफर हो सकता है, एंड शेल नॉट बी ट्रांसफर आफ्टर इट मैच्योरिटी. In other words, we execute negotiable instrument when we do business activity on credit basis. It means the buyer do not have money at the time of buying the goods. Return document होता है, ये negotiable instrument return document होता है. Orally कुछ नहीं होता. आज मैं बोलूँ कि मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो negotiable instrument नहीं. Mere acknowledgement of debt. अगर मैं ये बोल दूँ कि हाँ आप मुझसे पैसे मांगते हो, सिर्फ इतना सा बोल, मैं कब दूंगी ये नहीं बोल रही, तो ये भी negotiable instrument नहीं है. होल्डर एंड ओनरशिप आती है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन बनाएगा, मतलब द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. जिसके नाम पे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है वो ओनर हो जाता है उसका. ठीक है. एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल मिल जाता है उसको. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफर होता है तो जिसको मिलता है वो एब्सोल्यूट ओनर होता है उसका, उसको गुड टाइटल मिलता है. कुछ और प्रिजम्पशन से, जैसे हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट लिखी होनी चाहिए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्रांसफर, एंडोर्समेंट, एंड एप्लीकेबल ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूफ, कुछ और प्रूफ हो जाए तो. राइट टू रिकवरी एंड स्यू. द ट्रांसफरी हैज अ राइट टू रिकवरी एंड ही कैन स्यू ऑल द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम. To enforce the right, moreover, he need not to give any notice or transfer to the party liable to the instrument.
अब कौन कौन ऐसा बंदा है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है? तो सबसे पहला पर्सन कैपेबल होना चाहिए, मतलब वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी क्या है, लायबिलिटी इन केस ऑफ माइनर, क्या माइनर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है? देखो आप माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना भी देगा ना, तो किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, माइनर में ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बाइंड ऑल द पार्टी, ये सबको बाइंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद बाइंड नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफी तरीके का होता है। पहला बियरर और ऑर्डर, दूसरा डिमांड एंड टाइम, तीसरा इनलैंड और फॉरेन, और फोर्थ अदर्स। बियरर और ऑर्डर क्या होता है? जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, वो बियरर होता है। और ऑर्डर क्या होता है? जब उस पर प्रॉपर नेम वगैरह सब कुछ लिखा होता है तो वो ऑर्डर होता है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू बियरर और अ स्पेसिफाइड पर्सन ऑन हिज ऑर्डर। In other words, negotiable instrument which can be paid to the person who hold the negotiable instrument at the time of maturity. Can specify person मतलब किसी का नाम नहीं लिखा, जबकि ऑर्डर क्या होता है? जिसपे किसी का नाम लिखा होता है। ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन और हिज ऑर्डर। इट मीन्स इट कैरी द नेम ऑफ अ पर्सन इन हुज फेवर इज पेबल, जिसके नाम पे बनता है उसका नाम लिखा हो। इन अदर वर्ड इट इज नॉट अ ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, और बियरर बनाना भी नहीं चाहिए। देखो अगर आप बियरर इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होगा, और जब किसी का नाम नहीं लिखा होगा तो वो जिसके हाथ में होगा वो उसका हो जाएगा, तो ऐसे में रिस्क ही ज्यादा रहता है बियरर। आरबीआई ने मना कर रखा है, सेक्शन 31 के हिसाब से आरबीआई एक्ट ने इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द इशू ऑफ बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट चेक। चेक बियरर बन सकता है, चेक पे किसी का नाम नहीं भी लिखा हो तो चलेगा, लेकिन आरबीआई ने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के लिए मना कर रखा है, ये बियरर मत बना। भले एक्ट बोलता है बियरर बना, पर आरबीआई ने मना कर रखा है। इवन इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट परमिट, एक्ट तो मना नहीं करता, इशू ऑफ बियरर प्रॉमिसरी नोट द सेम इज नॉट पॉसिबल कंसिडरिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट। In case bill of exchange payable to bearer, the acceptor of the same draw mean the ये जिसके हाथ में होगा वो उसका हो जाता है bearer। डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जब पैसे मांग सकते हो, जब उस पर कोई डेट नहीं लिखी होती, मतलब आप जाओ और इनकैश करवा के आ जाओ। टाइम इंस्ट्रूमेंट में डेट लिखी होती है, जैसे आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ। तो देखो चेक जो होता है उस पर कभी भी डेट नहीं लिखी होती, मतलब जब बनाते हो उसकी डेट लिखी होती है, पर ऐसा नहीं लिखा होता था आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। तो चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट अगर उस पर डेट लिखी है आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ, तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, नहीं लिखी तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इन अदर वर्ड, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, जिसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है, तो उसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और चेक आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अब आते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल विद रेफरेंस टू द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। It is the instrument which is payable on completion of certain time period or happening of certain event, time period और event होने के बाद। Therefore, any negotiable instrument payable after the fixed period और after side और specified date या happening of an event, कोई event हो गया which is certain to happen। देखो event जो होता है वो certain to happen होना चाहिए, उसको बोलते हैं time instrument। तो दो हो गए हमारे। पहला कौन सा हमने डिफरेंस देखा? बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर पे नाम नहीं लिखा होता, ऑर्डर पे नाम लिखा होता है। बियरर मत इशू करो, सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कभी भी पैसा निकाल सकते हो और टाइम में टाइम लिखा होता है। नेक्स्ट आता है इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। जो इंडिया में बनता है उसको बोलते हैं इनलैंड, और जो बाहर बनता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन। ठीक है, लेकिन देखो बाहर बनने पे इंडिया का लॉ कब आएगा? जब बाहर और इंडिया कंट्री दोनों पे ही लिंक होगा। Inland instrument, it is a negotiable instrument drawn made in India, made payable to the drawn upon a person resident in India, shall be deemed as inland instrument। ठीक है, अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी ट्रीटेड एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ आउटसाइड इंडिया, मेड पेबल इन और ड्रॉन टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। आ जाते हैं अदर कैटेगरीज में। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं हो, जैसे कि कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रॉमिसरी नोट है।
वहां पे उसको एम्बिग्यूअस बोलते हैं, एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर। लेकिन एक बार अगर आपने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया तो वो कंटिन्यू बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। एक बार अगर आपने उसको प्रॉमिसरी नोट मान लिया तो वो प्रॉमिसरी नोट रहेगा। ambiguous instrument, an instrument which in the form in such that it may either be treated by the holder as a bill of exchange or promissory note is an ambiguous instrument. In other words, a bill of exchange drawn to an order to of a drawing or by agent or principal of one branch of a bank to another branch of a bank, it cash is known as ambiguous instrument. जो clear नहीं है। A promissory note addressed to third party may be treated as a bill of exchange by accepting it, while a bill not addressed to any party may be treated as a note. Once the instrument has been treated either bill or note, एक बार आपने उसको promissory note या bill मान लिया, it cannot be different there after, बाद में उसको आप differentiate नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इनॉट या फिर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, उसको इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि वन पर्सन ने साइन कर दिया और डिलीवर कर दिया दूसरे को, अब दूसरा जब साइन करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। द मेकर गिव प्राइमा फेसी टू कंप्लीट, अगर जैसे मान लो चेक पे साइन हो गया और सारा इंस्ट्रूमेंट खाली पड़ा है, तो जो बनाता है उसके पास सबसे पहला राइट होता है उसको कंप्लीट करने का। अगर वो नहीं करता तो फिर बाद में कंप्लीट कर दिया जाता है। अकोमोडेटिंग बिल क्या होता है? अकोमोडेटिंग बिल क्या होते हैं? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि मेरा नाम कहीं चलता है तो फिर मैंने अपने नाम की हेल्प लेके तुम्हारा कुछ काम करवा दिया, तो वो अकोमोडेटिंग बिल होता है। ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ किसी पर्सन को फैसिलिटी देने के लिए होता है। तो अकोमोडेशन बिल क्या होता है? ऑल बिल आर नॉट जेन्युइन ट्रेड एज दे आर ऑफ्टन ड्रॉन फॉर अकोमोडेटिंग अ पार्टी। An accommodating bill is the bill in which person lend or give his name to oblige a friend or some other person which he know or otherwise. In other words, a bill which is drawn, accepted, endorsed without consideration, जो बिना consideration के होता है उसको बोलते हैं accommodating bill. The party lending his name to oblige the other party is known as accommodating party. जिसको फायदा दिया जा रहा है उसको बोलेंगे accommodating party. The party so obliged is called accommodated. जिसको फायदा मिल रहा है उसको बोलेंगे accommodating party. जैसे मान लो किसी मंदिर में मेरी बहुत जानकारी है, तो मैंने आपको बोला आप जाओ और मेरा नाम ले लेना, सारे काम आपके पहले हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं accommodating bill। यहाँ पे अगर मान लो वहां पे आपका काम नहीं हुआ तो आप मुझे लाइबल नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि इसके बदले मैंने आपसे पैसे नहीं ली। लेकिन हाँ, इसके बदले में अगर मैंने आपसे पैसे लिए होते तो फिर आप मुझे लाइबल कर सकते थे। Third line, an accommodating party is not liable on the instrument to the party accommodate because there is no concession between them. ये merely क्या है? हेल्प है। बट accommodating party is liable to the holder for value. लेकिन अगर पैसे लिए होते, who take the accommodating bill for value, तब वहां पे लाइबल कराते। तो अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा बियरर और ऑर्डर। बियरर पे नाम नहीं होता, ऑर्डर पे नाम होता है। डिमांड और टाइम, डिमांड ऑन डिमांड होता है, टाइम में टाइम लिखा होता है। थर्ड फिर हमने क्या पढ़ा? थर्ड हमने पढ़ा अदर्स में आ गए थे क्या हम? बियरर, ऑर्डर, टाइम, और फिर हमने पढ़ा था हाँ इनलैंड और फॉरेन। तो जो इंडिया में बना है वो इनलैंड और जो बाहर बना है वो फॉरेन, लेकिन बाहर का इंडिया के साथ कनेक्शन होना चाहिए। फिर हमने देखा अकोमोडेटिंग बिल, एम्बिग्यूअस बिल, एम्बिग्यूअस बिल, अकोमोडेटिंग बिल, ये सब क्या है? कुछ अदर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनकम्प्लीट, अब हमारे यहाँ पे देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत होते हैं। आज 500 का नोट अगर मेरे हाथ में है और मेरे से गिर जाए और आपके हाथ में आ जाए तो वो आपका हो गया, वो भी नेगोशिएबल। लेकिन इस एक्ट में तीन ही चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, जिसको बैंक नोट नहीं बोला जाता क्योंकि बैंक नोट पे भी प्रॉमिस लिखा होता है। तो नॉट बीइंग अ बैंक नोट या फिर करेंसी नोट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसको साइन करेगा मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी
to an order of certain person या फिर bearer of the instrument. In simple word, promissory note एक return instrument होता है in which one party promise in writing to pay certain sum of money to other, either at a fixed or determinate future time period or demand of a pay, जब pay मांगे. अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है और अंडरटेकिंग होती है. इसमें जो प्रॉमिस होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा. द प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. इन अदर वर्ड, द प्रॉमिसरी नोट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन बट द प्रॉमिस टू पे आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड. लेकिन देखो ऐसा बोलना कि मैं तुम्हें 5 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो कोई कंडीशन नहीं मानी जाती. जैसे आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ पे, ये अनकंडीशनल नहीं है, मतलब अनकंडीशनल है, सॉरी कंडीशनल नहीं. साइन करेगा मेकर, जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा वो साइन करेगा. तो प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइन बाय द मेकर ऑफ एन अंडरटेकिंग टू पे टू द पे या फिर उसके ऑर्डर पे. मेकर और पे, बनाने वाला और जिसको पैसे मिलने वाले, वो दोनों सर्टेन पर्सन होने चाहिए. इट मीन्स मेकर और पे मस्ट बी सर्टेन पर्सन एंड द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेकर एंड पे, जैसे उसका नाम, सन ऑफ, रेजिडेंशियल ऑफ. ए जैसे नोट देखते हैं, अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ. आप अपने आप को कभी भी प्रॉमिस नहीं करो. सर्टेन सम ऑफ मनी, जो पैसा दे रहे हो वो भी सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. असेंशियल एलिमेंट्स क्या है प्रोमिसरी नोट के? प्रोमिसरी नोट मस्ट पजेस द फॉलोइंग असेंशियल एलिमेंट. पहला, राइटिंग में होना चाहिए. दूसरा, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए. तीसरा, प्रॉमिस मस्ट पे टू पे कैन नॉट बी कंटीजेंट, कोई कंडीशनल नहीं होना चाहिए. फोर्थ, अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इज नॉट सफिशिएंट. हाँ, तुम मुझसे पैसे मांगते हो, सिर्फ इतना बोलना प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाता. बी, आई ओन यू, ठीक है, मैं मानता हूँ बी मुझसे पैसे मांगता है 5,000, देयर इज नो प्रॉमिस टू पे एंड द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. अदर एसेंशियल क्या है? पेमेंट मस्ट बी लीगल मनी होना चाहिए. नेक्स्ट है, प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड ईच स्टैम्प कैंसिल किया जाएगा बाय मेकर सिग्नेचर इनिशियल. प्रॉमिसरी नोट मस्ट कंटेन द प्लेस, नंबर, डेट ऑफ विच इट इज मेड. Promissory note cannot be made payable or issued to bearer, no matter what is payable on demand on certain. Bearer मत करो. bearer किसने मना किया? आरबीआई ने मना किया. अब आ जाते हैं दूसरा प्रॉमिसरी नोट के बाद. एक सेकेंड. देखो 3 है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक. प्रॉमिसरी नोट हम पढ़ चुके हैं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं. देखो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, साइन करेगा मेकर और अदर फॉर्मेलिटी. अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे मनी होना चाहिए, सर्टेन पर्सन होने चाहिए दोनों, सम पेबल सर्टेन होना चाहिए, और ये ऑन डिमांड होगा या फिर आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है. बियरर मत बनाना क्योंकि आरबीआई ने मना कर रखा है, ठीक है. ये इस तरीके का देखो नोट भी, आपका जो करेंसी नोट होता है, मैं धारा को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये भी प्रॉमिसरी नोट है, पर ये यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि उसने बोलता है नॉट बीइंग अ प्रॉमिसरी. अब प्रॉमिसरी नोट में पार्टीज कौन होती है? तो बनाने वाले को बोलते हैं मेकर. द मेकर इज अ पर्सन हु प्रॉमिस टू पे द अमाउंट स्टेटेड इन द नोट, जो प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट करूंगा. पे इज अ पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल, जिसको पे किया जाता है उसको बोलते हैं पे. होल्डर, ही इज एंटाइटल्ड टू बी पे. देखो होल्डर कौन होता है? जिसके पास लास्ट में प्रॉमिसरी नोट पड़ा होता है, वो पे भी हो सकता है और पे के बिहाफ पे एनी अदर पर्सन भी हो सकता है. ये देखो बना रखा है 3 month आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री अर्कित को पैसे पे करूंगा, और ये सारा बना रखा है, ये प्रॉमिसरी नोट बना रखे हैं. अब आ जाते हैं प्रॉमिसरी नोट के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पता है क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट में तो प्रॉमिस होता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको पेमेंट मिलने वाली होती है, जिसको पेमेंट मिलने वाली होती है, वो क्या कहता है? मैं ऑर्डर देता हूं कि तुम मुझे पेमेंट करो. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ sum of money only to order of certain person or bearer of the instrument. स्पेशल बेनिफिट्स क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के? बिल ऑफ एक्सचेंज एक डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बंदा बना रहा है जिसको पैसे मिलने वाले। इट इज इन केस ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट बिल डिस्काउंट भी हो जाता है बैंक से। असेंशियल एलिमेंट्स क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। ये प्रॉमिस टू पे नहीं होगा, ये ऑर्डर टू पे होगा। इसको बनाने वाला ड्रॉर नहीं होगा, ड्रॉ ही होगा। सिग्नेचर करेगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। पार्टीज सर्टेन होनी चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। पेमेंट इन काइंड इज नॉट वैलिड, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा चलता है? कैश ही चलता है या फिर बैंक से। स्टैंपिंग होगी बिल ऑफ एक्सचेंज। कैन नॉट बी मेबल टू बियर ऑन डिमांड। पार्टीज कौन होता है? ड्रॉर, जो बनाता है। द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉ, और ड्रॉ ही पे ही होता है जिसको पैसे मिले। ड्रॉई कौन होता है? द पर्सन डायरेक्टेड टू पे द मनी बाय द ड्रॉ इज कॉल्ड ड्रॉई, जिसको पेमेंट मिलने वाली होती है। पे कौन होता है? द पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है। टू बूम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पे। तो जो बनाता है ना ड्रॉ, वही ज्यादातर पे होता है, अनलेस एंड अनटिल वो इंडोर्स ना करते। अब आ जाता है नेक्स्ट, चेक। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। यहाँ पे भी ऑर्डर टू पे होता है, लेकिन ये ऑर्डर हम किसको देते हैं? एक बैंक को देते हैं कि हमारे बिहाफ पे उस पर्सन को पेमेंट करो। ड्रॉन अ स्पेसिफाइड बैंक का, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ये डिमांड पे पेबल नहीं होता। अ चेक इज ऑल्सो देयर फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें दो एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है। इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, बैंकर के नाम पे होता है, और इट इज ड्रॉन ऑन डिमांड। स्पेशल बेनिफिट क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डबल सिक्योर्ड, और इन केस में ये पढ़ लिया हमने। असेंशियल एलिमेंट क्या है चेक के? चेक तो आप लोगों ने बनाया होगा इस तरीके का। तो सबसे पहले राइटिंग में होगा, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, डेफिनेट और अनकंडीशनल होता है, साइन बाय द ड्रॉर, ड्रॉर बनाएगा, ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑर्डर टू पे मनी ओनली, सिर्फ पैसा दिया जाएगा। सर्टेन तीन पार्टीज होती है, मैं बना रही चेक तो मैं हो गई, मेरा बैंक हो गया, और जिसको मैं पेमेंट कर रही हूँ। ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंक और पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा ऑन डिमांड ही होता है, इस पर कभी भी टाइम नहीं लिखा होता। पार्टीज टू द चेक कौन होता है? ड्रॉर। जैसे मैं अगर चेक बना रही हूँ तो मैं कौन हुई? ड्रॉर। तो ड्रॉर एक पर्सन होता है हु ड्रॉ द चेक। ड्रॉई और बैंकर, तो ड्रॉई वो होती है जो बैंकर टू होम चेक इज ड्रॉन, और पे वो होगा जिसको पेमेंट मिलेगा। इस तरीके से हमारा चेक बना हुआ होता है। अब चेक में भी तीन तरीके की जो होती है क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग। चेक भी क्या होता है? देखो, चेक बियरर भी हो सकता है। एक सेकेंड, अब देखो टाइप्स ऑफ चेक तीन तरीके के होते हैं, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक। जब चेक पे किसी का भी नाम नहीं लिखा होता, जब चेक पे किसी का भी नाम नहीं लिखा होता, उसको बियरर चेक बोलते हैं। अ चेक विच इज एनकैश फ्रॉम द बैंक बाय द बियरर ऑफ द चेक। जैसे मेरे हाथ में है तो मैं चेक को कैश करा सकती हूँ, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारा चेक है, बस हम लोग सिंपल साइन कर देते हैं, किसी का नाम नहीं लिखते। ऑर्डर चेक होता है जिसमें नाम लिख देते हैं। तो चेक विच इज पेबल टू द पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम इज अपीयर ऑन द चेक। लेकिन क्रॉस चेक होता है, उसके नाम के साथ उसका अकाउंट नंबर भी लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैंने अंजलि के नाम पे चेक बना, अब अंजलि तो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो कोई भी करा सकता है ऑर्डर में भी कैश। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, वो सीधा मेरी वाली अंजलि जो जिसके नाम पे मैंने बनाया प्लस उसका अकाउंट नंबर लिख दूंगी तो उस अकाउंट में ही जाएगा। तो ये सबसे सिक्योर्ड होता है। अ चेक विच इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कलेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक बोलते हैं। अब क्रॉसिंग सबसे सिक्योर्ड होता है, इसमें पैसा इधर उधर कहीं नहीं होता। क्रॉसिंग भी तीन तरह की होती है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग जनरल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग एक मार्क होता है अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक विथ और विदाउट सर्टेन वर्ड्स। उसमें दो पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन होती है और एडिशन ऑफ द वर्ड एंड कंपनी, एसी लिख देते हैं हम लोग, बिटवीन दैम, और एडिशन एंड नॉट नेगोशिएबल बाय वे ऑफ क्रॉसिंग अ बैंकर ओनली पे टू बैंक। तो बैंकर अपने अकाउंट में ही उसको पे करता है, मतलब अकाउंट टू अकाउंट ही आता है। द होल्डर और पे ऑफ चेक कैन नॉट गेट द पेमेंट ओवर द काउंटर। आपको कैश में पैसा नहीं मिलता, आपको आपके अकाउंट में ही मिलता है। इसमें क्या लिखते हैं? एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी।
स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? व्हेन द चेक बियरर अक्रॉस द फेस इन एडिशन टू द नेम ऑफ बैंकर आइदर विथ एंड विदाउट वर्ड नॉट नेगोशिएट। अब पहले तो क्या हो रहा था, आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं, अब अकाउंट में भी कौन से बैंक अकाउंट में जाएंगे, मतलब आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, या फिर बैंक कौन सी बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, उसका भी नाम लिख देंगे तो हम उसी पर्टिकुलर अकाउंट में डालेंगे। दैट इज स्पेशल क्रॉसिंग। दैट एडिशनल कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल क्रॉसिंग। In other words, it is a check bearer the name of a banker with and without the word not negotiable. इसको बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में देखो हमने क्या लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कंपनी, मतलब उसी में जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल, तो इस तरीके से ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। स्पेशल क्रॉसिंग हो गई, उसके बाद आ जाता है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में होता है इन टुडे कमर्शियल बैंक एंड बैंकिंग वर्ल्ड, अकाउंट पे आजकल लगाया जाता है मोस्ट पॉपुलर, जिसमें बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। एपी का मतलब होता है यहाँ पे अब रेस्ट्रिक्शन लग गया कि आगे किसी को ट्रांसफर नहीं होगा, वैसे भी चेक पे ट्रांसफर होता भी नहीं है। क्रॉसिंग मैंने आपको बताई थी। क्रॉसिंग एक डायरेक्शन होता है जो कस्टमर देता है बैंकों की, पेमेंट कैश में ना करके आप लोग करो। ये जनरल क्रॉसिंग में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब आ जाता है मोड ऑफ नेगोशिएशन। देखो आप एक इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन के पास कैसे जाता है, तो डिलीवरी, डिलीवरी मतलब हाथ में दिया है, जैसे कि मेरे हाथ में चेक है, मैंने आपको दे दिया, हो गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर। तो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ठीक है। सेकंड होता है बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी। एंडोर्समेंट क्या होता है, जहां पे मैंने प्रॉपर आपके नाम पे चीज बनाई और फिर आपको दिखे, दैट इज एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब एंडोर्समेंट होता क्या है, द वर्ड एंडोर्समेंट इन ए लिटरल सेंस मीन्स राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसके इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख लेते हैं। बट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स द राइटिंग ऑफ own name on the back of instrument or any paper attached thereto with the intention of transferring thereto. Thus endorsement signing होता है negotiable से for the purpose of negotiation. द पर्सन जो एंडोर्स कर रहा है उसको बोलते हैं एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्समेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोर्सी। हु में एंडोर्स और नेगोशिएट कोई भी कर सकता है, जैसे सोल मेकर, ड्रॉर, पेई, एंडोर्सी और एनी अदर सर्वर पर्सन। एंडोर्समेंट होता क्या है, एंडोर्समेंट होता है जब आप प्रॉपर किसी का नाम लिख के, सब कुछ लिख के ट्रांसफर करते हो, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। ये इट मस्ट बी ऑन द बैक और फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, और दोनों बढ़ जाए तो स्लिप अटैच कर सकते हो। इट मस्ट बी साइन बाय द एंडोर्सर। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्समेंट करके ट्रांसफर भी करना पड़ता। इट मस्ट बी मेड बाय द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट हमने देखा, ब्लैंक एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के एंडोर्समेंट होते हैं। ब्लैंक एंडोर्समेंट में हम लोग नाम वाम नहीं लिखते, जिसके हाथ में देते हैं उसका हो जाता है। फुल एंडोर्समेंट में हम लोग पूरा नाम लिखते हैं। पार्शियल एंडोर्समेंट आधा एंडोर्समेंट होता है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप आगे ट्रांसफर नहीं करो। कंडीशनल एंडोर्समेंट में हम कंडीशन लगा देते हैं कि आपने ट्रांसफर करा भी तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस बियर नहीं करेंगे। बाकी होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो डिसऑनर कब होता है, दो तरीके से, नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में चाहिए होती है और किसी में नहीं चाहिए होती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाता है। और नॉन पेमेंट का मतलब अगर आप पेमेंट नहीं करते, नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ता है, और नोटिंग ऑफ डिसऑनर ज़रूरी भी होता है। नोटिंग प्रोटेस्ट आपको कराने की जरूरत नहीं।
मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, पेमेंट करने से, जैसे अगर आपने चेक के बिहाफ पे पेमेंट कर दी तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे। दूसरा, अगर बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट करते हो तो इंस्ट्रूमेंट वापस ले लेना और कैंसिल करा देना, वरना कैसे प्रूव करोगे कि आपने बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट कर दी। ठीक है, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, नेगोशिएट कर दिया, ऑपरेशन बाय लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गई, 3 साल खत्म हो गया तो बेकार हो गया। जैसे चेक होता है, चेक की 3 महीने वैलिडिटी होती है, अगर 3 महीने में नहीं लगाया तो पार्टीज डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगे कैसे कैसे, ये हमने पढ़ लिया। एक बार इसको देख लेते हैं, पार्टीज कब कब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट की डिस्चार्ज हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले पेमेंट करके, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करके, कैंसिल ही कर दिया तो बेकार हो गया इंस्ट्रूमेंट, रिलीज छोड़ देना, मोर देन 48 आवर्स देना एक्सेप्ट करने के लिए, तो 48 आवर्स में अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो डिस्चार्ज हो जाती। डिफॉल्ट इन प्रेजेंटिंग चेक, चेक 3 महीने में लगा देना है, 3 महीने में नहीं लगाते तो वो बेकार हो जाता है। पेमेंट ऑफ चेक, चेक का पेमेंट कर दो, तब क्या होती है, पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट एंड समरी वे में करवा दिए, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना। थैंक यू।